शिवपाल यादव की। सपा से रिश्ता तोड़ने वाले शिवपाल क्या तोड़ेंगे और शिवपाल की नई राह। मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी, आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी ब्रेक में जाने से पहले, लगातार उनकी नई राह को लेकर के सवाल पूछे जाए, उनको पारिवारिक गुटबाजी का किस तरीके से शिकार होना पड़ रहा है, लेकिन जो मेल मुलाकातों का सिलसिला है और शिवपाल यादव का एक बड़ा अनुभव है, उनका किस तरीके से एक वर्चस्व था, एक साथ कितने विभाग उनके साथ रहे, वो समय भी, वो दौर भी उन्होंने देखा है। लेकिन अब आज की अगर तुलना करें, और इन सबसे अहम मेरा एक सवाल यह भी है आपसे, क्योंकि बहुत गहराई से मैं इस सवाल को, कि शिवपाल यादव को अपनी तो राजनीतिक करियर की चिंता, साथ ही साथ अपने बेटे को लेकर भी, इसीलिए वो बीजेपी की ओर थोड़ा उनका सॉफ्ट करना ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, जहाँ तक शिवपाल जी की बात है, एक बात बड़ा स्पष्ट कर लीजिए कि शिवपाल जी अपने से समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी निकाल देती है, अखिलेश जी ने कहा भी है। अब मुझे लगता है कि शायद वो निकाल दिए जाएंगे या निकाले जा सकते हैं, दोनों चीज़ें अब दिखने लगी हैं। तो एक तो चीज़ बड़ा स्पष्ट होने लगी है कि आजम खां साहब को अखिलेश जी कहीं पार्टी से नहीं निकालेंगे, आजम खां साहब पार्टी में बने रहेंगे। ये कोई चाहे जितना कयास लगाए, चाहे वो जितना अपना दर्द बयां करे, अभी नावे जी बता रहे थे, वो दर्द बयां करते रहेंगे, लेकिन उनको पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि शिवपाल यादव की वो हालत रही कि ना इधर के रहे ना उधर के सनम? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, शिवपाल जी के पास एक राजनीतिक अनुभव है। विधायकी उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। विधायकी से इस्तीफा देकर के वो निर्दल भी लड़ सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। प्रश्न यहाँ विधायक बनने का नहीं है, प्रश्न यहाँ राजनीतिक रार है, नंबर 1। नंबर 2 कि विपक्ष की मुख्य भूमिका में अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, अभी देखिए पिछली सरकार में चलते चलाते राजनीतिक रूप से नितिन अग्रवाल जी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। तो ये लड़ाई राजनीतिक वर्चस्व की, राजनीतिक पद की और अपने आगे आने वाले पीढ़ी को स्थापित करने की। नेताजी ने अखिलेश जी को स्थापित किया, तो पारिवारिक रूप से वो एक नर्सरी जो बनी हुई है उसमें स्थापित करने की नर्सरी भी बन गई कि भाई नेताजी ने अखिलेश जी को स्थापित किया, बाकी और लोग उस परिवार में राजनीतिक रूप से स्थापित है। शिवपाल जी भी चाहते हैं, शिवपाल जी ने चाहा भी था, गठबंधन हुआ नहीं, एक ही टिकट पे संतोष करना पड़ा। शायद उस समय उन्होंने सोचा हो कि अगर सरकार बन जाती है और अगर तो हमें कुछ न कुछ कोई न कोई ओहदा मिल जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक रूप से दिख रहा है और पर्दे के पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ी बातें हैं जिसका खुलासा नहीं हो रहा। और चूंकि एक परिवार, देखिए ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई अलग होती है। सर आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, पर्दे के पीछे, तो आप थोड़ा सा हिंट तो करिए। नहीं, वो निश्चित रूप से होगा। अब हिंट क्या करना है भाई, पर्दे के पीछे उस परिवार में बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेसर साहब हैं, शिवपाल जी हैं, अखिलेश जी हैं। शिवपाल जी ने बहुत पहले कहा भी प्रोफेसर साहब के बारे में कुछ, उन्होंने अपनी राय भी रखी। राय किस तरीके की रखी ये मीडिया के माध्यम से सबने देखा है। तो जहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं उसमें हमें लगता है कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे कोई न कोई है, वरना एक राजनीतिक मर्यादा का पालन करने में जाता क्या था। जैसे सारे विधायकों को बुलाया गया विधानमंडल दल की बैठक में, उस तरीके से शिवपाल जी को भी बुलाया जा सकता था। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बड़ा विचार विमर्श के बाद शिवपाल जी को नहीं बुलाया गया है और शिवपाल जी अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। अगर वो आहत न महसूस करते तो इतना बड़ा बयान न देते। रही बात आजम खान साहब से मिलने की, तो एक बात तो सही है कि भाई दोनों अभी एक ही राजनीतिक दल में है और बंद कमरे में राजनीतिक रूप से राजनीतिक रणनीति पर क्या बात होती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और दोनों फाउंडर हैं और दोनों उपेक्षित हैं, तो ये एक जो राजनीतिक घटनाक्रम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिवपाल जी अभी इतना जल्दी, जैसे बीजेपी के लोग कह रहे हैं नो वैकेंसी, शिवपाल जी भी इतने पॉलिटिकली इमेच्योर नहीं है, इतने पॉलिटिकली इमेच्योर नहीं को भाजपा में चले जाएं। जो भी कुछ हुआ बैठक में नहीं बुलाया गया, उनको इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई। क्या अब सीधी सी बात है कि आहत हैं, उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, सीधी सी बात है। अब बड़ी बात ये कि क्या अखिलेश यादव, नवीन जी, अभी भी कुछ मनाने की कोशिश करेंगे या एक मंच पर आकर के कुछ अपना ऐसा बयान देंगे जाकर के, ताकि दूरियां मिटे और ये जो सुगबुगाहट चल रही है ये भी कम हो? देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज क्या है, शिवपाल सिंह यादव जी चाचा हैं और चाचा का कद हमेशा बड़ा होता है। निश्चित तौर पर नाराजगी अगर चाचा की है तो एक ही बात होती है कि बड़ों को
फैसला लेना होता है, क्षमा भी करना होता है। हालांकि ऐसी कोई गलती नहीं है। जब एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, समाजवादी पार्टी के विधायक दलों की बैठक थी, पर्टिकुलरली एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2018 से बना हुआ एक दल है, समाजवादी विचारधारा का दल है। निश्चित तौर पर हमारे और भी जो घटक दल के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस बैठक में उन लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि वो केवल समाजवादी पार्टी के जो सदस्य लोग हैं, जो विधायक जीत के आए थे, उनको बुलाया गया था। अगली बैठक 29 तारीख को आमंत्रित की गई थी, बाकी लोग सब उसमें भी आए। नवीन जी, लेकिन जल्दी से देखिए, अब हमारे पास समय कम है, हम थोड़े छोटे सवाल पूछ रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्यों इतना जो है अपनों में ही जिस तरीके से तकरार नजर आ रही है, जिस तरीके से नावेद जी ने भी साफ तौर पर कहा था कि आजम खान के स्पोक्स पर्सन ने साफ तौर पर कहा था उनके कपड़ों से बदबू आती है, अखिलेश मिलने नहीं आते, ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? तभी मेल मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ता है। बड़ी बेबाकी से चाहूंगा इस सवाल का आप जवाब दें। कि आजम खान साहब के जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है जी, मैं समझता हूं कि वो आज के परफेक्ट में कुछ बोल रहे हैं, इससे पहले तो पार्टी ने क्यों आपत्ति क्यों की उनके स्पोक्स पर्सन में? कोई ऐसे तो यूं ही नहीं दे देगा ना बयान। ऐसा है देखिए, एक प्रभारी की अपनी स्वतंत्र विचारधारा भी हो सकती है। माननीय आजम खान साहब का कोई इस तरीके का बयान नहीं है, उनका लिखित में कोई बयान नहीं है, अब्दुल्ला आजम साहब का ऐसा कोई बयान नहीं है, उनके किसी परिवार के सदस्य का कोई ऐसा बयान नहीं है। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी और दबाव में दिया गया बयान हो या उनका अपना निजी बयान है। पूछे संगठन से हटाया उनको, क्या नहीं हटाया? फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए अब सवाल उठने लगे हैं। पब्लिक फोरम में कोई ऐसे बयान दे देगा, एक जिम्मेदार पद होता है। नहीं, निश्चित तौर पर वो समाजवादी पार्टी के फजाहत हुसैन साहब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। वो आजम खान साहब के प्रवक्ता है, निजी सचिव है, क्या है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनके बयान को आजम खान साहब का आधिकारिक बयान तो नहीं माना जा सकता है, न विचार माना जा सकता है। उनका निजी विचार हो सकता है, तो उस पर बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में देखिए, राजनीति जिस तरीके से बदल रही है और आज के बदले परिवेश में जिस तरीके के वोट परसेंटेज, बड़ा हुआ वोट परसेंटेज हमको मिला है, तो जनादेश बहुत स्पष्ट है कि जनता ने हमें विपक्ष में एक अहम भूमिका का जनादेश दिया है, जिसका निर्वहन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ ये भी चीज एक ऐड कर लीजिए नवीन जी, जो जनादेश आपको मिला है वो अभी तक थोड़ा सा सिमटा हुआ है, उसको ब्रॉड पैमाने पर लाने की जरूरत है। अभी आप लोग जनता के मुद्दे उठा ही नहीं रहे। महंगाई को लेकर के आप लोग क्यों नहीं बात उठा रहे? बोलिए, आप लोग 111 विधायक फील्ड में निकल जाइए दोपहर में। लेकिन यही कि ना, अब आप लोग भी सोचते हैं ना कि 43 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में अब कौन निकले, अच्छा है ट्वीट कर दो, एक आज डिबेट पे बैठ जाओ, अच्छे से काम हो जाएगा, विपक्ष की भूमिका आता हो जाएगी। नावेद जी सवाल का मुझे जवाब देंगे। और क्या आपके चेहरे की देखिए बातें खिल गई, मैंने कहा इसी रूम से। आलोक जी मैं बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज स्पष्ट कर देता हूँ। राजनीति में रणनीति का बड़ा भारी महत्व होता है। एकदम से किसी छात्र राजनीति नहीं कर रहे हैं हम लोग कि हम उठे और आगे सड़कों पर खड़े हो गए। हम रणनीति तैयार करके रणनीति के साथ में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के तो रणनीति भी पब्लिक फोरम में तैयार करिए, पब्लिक के लिए तैयार करिए जी। कितनी बार अब इस बात को लेकर के आप बीजेपी से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कहीं ना कहीं। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं एसी रूम से बाहर निकल करके आए, अब कोई भी, अब सब फील्ड में चले जाएं, और इसका चुनाव के पहले उसको फायदा भी मिला। इस बात को लगता है कृष्ण मोहन जी इसका जवाब देंगे। कृष्ण मोहन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? आलोक जी, हाँ मुझे भी कुछ कहना है। जी कृष्ण मोहन जी से के पास मैं आऊं, उससे पहले मैं जयकरण वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। जयकरण जी, जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बात विपक्ष की भूमिका को आ रही, अपनी बात रखिए जयकरण जी। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथी अभी कह रहे थे कि ईडी सीबीआई की डर भारतीय जनता पार्टी दिखा करके हमारे पार्टी में फूट डालने का काम कर रही है। मैं समाजवादी पार्टी के साथ कहना चाहता हूं कि कौन सी लड़ाई लड़ोगे आप? अगर जो ईडी और सीबीआई का डर है तो सड़कों पर आप कैसे आंदोलन कर पाओगे? आपको माननीय प्रियंका गांधी जी से, माननीय राहुल गांधी जी से सीख लेनी चाहिए कि इतना पूरे देश में दबाव होने के बावजूद भी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, वो किसी से भी नहीं डरी। जनता की हर आवाज को उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बुलंद करने का काम किया है, क्योंकि उनकी छवि साफ सुथरी है। न उनकी ईडी कुछ कर सकती है, न सीबीआई कुछ कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से डर का मतलब यह नहीं है कि हम अपने जनता की आवाज को बुलंद करना छोड़ दें। उनके डर से
बंद कमरे में बैठकर हम फेसबुक से उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जयकरण जी, आप समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं, वो तो आपने एक बार गठबंधन करके तौबा तौबा कर रही है। नवीन जी, उत्तम पटेल जी ने एक रथ यात्रा निकालने का अब सुनिए, आप जयकरण जी का जवाब भी दीजिए जल्दी से। नवीन जी, जयकरण जी, आप आलोक जी मेरा एक प्रश्न और सुन लीजिए। सुनिए, इसको भी समाजवादी पार्टी के साथियों से पूछिएगा। सर मैं पूछ रहा हूँ, आप ही का सवाल देखिए, पूछ रहा हूँ, ठीक है। अपनी सहानुभूति क्यों नजर आ रही समाजवादी पार्टी के साथ जरा जी। पिछड़े में आज के समय में मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, माननीय अखिलेश यादव के साथ न कुर्मी जुड़ना चाहता है, न पढ़ई लोहार जुड़ना चाहता, न बिंद मल्लाह जुड़ना चाहता है। कोई भी एक पिछड़े वर्ग की जात अखिलेश यादव के साथ नहीं जुड़ना चाहती। और कांग्रेस के साथ जरा अपना पक्ष भी तो रखिए। कांग्रेस भी आज एक ऐसी पार्टी बन गई है, सुनिए जयकरण जी, कांग्रेस भी आज एक ऐसी पार्टी बन गई जिसकी छतरी में कोई छाया भी नहीं लेना चाहता है। इस बात को स्वीकार करेंगे जयकरण जी आप? अपने अंदर भूमिका में समाजवादी पार्टी है, हम लोग पिछड़ों को लेकर के चलना है तो भागीदारी देना पड़ेगा। आप देखेंगे जिम्मेदारी के साथ निर्माण करने के लिए रहे हैं समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा जी, उनके पुत्र का क्या हाल उन्होंने कर दिया। बेनी प्रसाद के जिंदा रहते हुए भी उनका क्या हाल समाजवादी पार्टियों ने कर दिया। सुझाव अच्छे हैं, सजेशन अच्छे हैं, लेकिन फिर घूम फिर के सवाल वही आ जाता है। आज वो पार्टी जिसका ना आधार ना जनाधार, बीएसपी को लेकर के आप लोग एक देश की राष्ट्रीय पार्टी सीएम बनाने की बात करती है क्षेत्रीय पार्टी से, और वो उसको नकार देती है। ये स्थिति है अब आपकी पार्टी को। आत्ममंथन की जरूरत है आपकी पार्टी को। नावेद चिको जी, कुल मिलाकर के वो पार्टियां आज नसीहत दे रही है जिनका अपना वजूद नहीं रह गया। एक दो राज्यों को अगर छोड़ दे तो वो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां नसीहत दे रही हैं अपनी पार्टियों को। दुर्भाग्य तो उत्तर प्रदेश विडंबना कहेंगे इसे राजनीति की। मुझे आप लोगों की चर्चा और जो चर्चा का विषय है, उस चर्चा के पीछे एक बहुत गंभीर पॉइंट नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि उस पर चर्चा करना चाहिए। शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच क्या चल रहा है, ये हम 6 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ऊब गई है, कान पक गए हैं। 6 साल हो गए, जैसे सास भी कभी बहू थी। एकता कपूर का सीरियल हम देखेंगे, हम ये झगड़ा कब तक देखें? 1 बार 2 बार 3 बार, 1 साल 2 साल, 6 साल से केवल ये आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हो, आप केवल लड़ रहे हो। हम एक बात कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ी जनता है, बहुत बड़ी आबादी है यहां पर। यहां कोई विपक्षी दल ही नहीं है। किसी को 1 सीट मिली जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी को 2 सीट मिली जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यानी खत्म। और जिनको थोड़ा बहुत विपक्षी भूमिका का मौका दिया गया, वो लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। और कोई जब लड़ते ही चले जा रहे हैं, देखिए मुझे क्या लग रहा है कि मैं बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, और इस बात को मेरा ये अनुमान है, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल जा रहे हैं और ये हो रहा है। मुझे जानते हो क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कैसे, मैं बताता हूं। अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे चुनाव लड़े, लेकिन पूरे तरीके से वो सफल नहीं हुए। जो 12 में वो चुनाव जीते, वो मुलायम सिंह के चेहरे पे जीते, उसके बाद वो कहीं सफल नहीं हुए। एक बड़ी लड़ाई उन्होंने जीती, बहुत बड़ी लड़ाई ये थी कि पार्टी पर उन्होंने पूरा अपनी मुट्ठी में ले लिया, और वो चुनाव वो जीत गए थे। आपको याद होगा जी कि उन्होंने पूरा अपनी पार्टी में वो करवाया था, चुनाव करवाया था। और क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनको जिता दिया गया था और उनको अध्यक्ष का ताज पहना दिया गया था। मुलायम सिंह जी किनारे हो गए थे, शिवपाल जी, सब लोग किनारे हो गए, तो पार्टी में 1 मैन शो शुरू हो गया था। यानी वो बड़ी लड़ाई उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने जीती थी अपनी पार्टी के अंदर। उसके बाद अखिलेश जी की यही मंशा रही इस बार चुनाव में। उन्होंने कहा परिवारवाद को खत्म करने के लिए हम अपने जितने चाचा चचेरे वचेरे सबको साइडलाइन कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि जब अखिलेश यादव कमजोर पड़े और चुनाव हारे, तो वही लोग पलटवार करने वाले हैं, उनके परिवार के लोग और तमाम लोग। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी में ही उनको किनारे, कोई बाहर नहीं जा रहा है, पार्टी के अंदर उनको किनारे करने के लिए शिवपाल और आजम और तमाम लोग मिलके उनको अध्यक्ष पद से हटा सकते हैं। ये बिल्कुल नवीन जी, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर कहीं ना कहीं सोचने की, विचारने की, मंथन की जरूरत है। जिस तरीके से नावेद चिको जी राजनीति पे अच्छी पकड़ रखते हैं, बड़े पत्रकार हैं, अब आप लोगों को क्या उन लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है पार्टी में, जिस तरीके से जो गुटबाजी चीजें नजर आ रही हैं? नावेद साहब ने जो कयास लगाया है, उसकी जो समुगाहट वो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई विद्रोह समाजवादी पार्टी में होने जा रहा है उनके अनुमान के अनुसार। वास्तविकता के धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी बहुत अनुशासन से चलती है और चलेगी।
दूसरी चीज, यदि इस तरीके की कोई घटनाएं घटित होंगी तो मैं समझता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूत दिल पावर से वो फैसले लेते हैं। वो एक लेस बात में 1 मिनट नहीं लगाएंगे और ऐसे तत्वों को उखाड़ के बाहर कर देंगे पार्टी में। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अच्छा इस कृष्ण मोहन की जी, ये पार्टी समझ नहीं पा रही है या जान के ऐसा कर रही है? मैं इस सवाल के जवाब जरा कृष्ण मोहन पांडे जी के पास आ रहा हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट रूप से? जी जी जी, कृष्ण मोहन पांडे जी, आप इतनी देर से सुन रहे थे कि समाजवादी पार्टी को लेकर के नावेद शिको जी ने भी कहा। मेरा सवाल यह है कि जब अपनों से थोड़ी सी तल्खियां हुई, नाराजगी हुई, इसलिए थोड़ा सा झुकाव आपकी तरफ हुआ, और झुकाव आपका तो पहले से ही सॉफ्ट कॉर्नर शिवपाल यादव को लेकर के था। अब आप पूछेंगे कब? जब प्रचार के लिए जब जा रहे थे, जब रथ पर बैठे थे, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बेचारा शिवपाल, किस तरीके से उसको एक हत्थे पे बैठाला उस पर। तो अब तो आपके पास पावर है, अब दे दीजिए सिंहासन। बोलिए, इसका ऐलान कर दीजिए। मैं भी एक ब्रेकिंग न्यूज चला दूं। देखिए क्या है आलोक जी, हाँ, रही जो बात अभी चल रही है कि समाजवादी पार्टी टूट रही है, समाजवादी, देखिए क्या है कि ये दल नहीं है, ये एक ट्रस्ट है और एक ट्रस्ट की तरह काम करते हैं। उस ट्रस्ट में कौन क्या रहेगा वो पहले से हिस्सेदारी तय हो जाती है, कौन कितना लाभ लेगा ये पहले से तय हो जाता है। तो ये भारतीय समाजवादी पार्टी इसी तरह से कार्य करती है। अब किसी का हित मारा जाता है तो वो झगड़ा करते हैं, अपने में बिखराव की स्थिति आती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वही है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सारे कार्यकर्ता इस भाव से कार्य करते हैं। परंतु समाजवादी पार्टी में मेरा ही सब कुछ, तेरा कुछ नहीं, इस स्थिति से चल रहा है वर्तमान में। वो अखिलेश जी हो, वो शिवपाल जी हो, वो धर्मेंद्र जी हो, अभी वरिष्ठ पत्रकार जो है बड़े सम्मानित व्यक्ति, उन्होंने एकदम सही कहा कि समाजवादी पार्टी आज की स्थिति में है कि जितने लोग जो साइड लाइन लगाए गए थे वो सारे के सारे एक होकर और आदरणीय अखिलेश जी को उनकी वास्तविक स्थिति पर भेजने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी लगभग 4 जगह टूटने वाली है, 4 भागों में टूटकर वो 4 जिले की पार्टी बन जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि ये लूटने, भ्रष्टाचार करने, अपराध करने के लिए उत्तर प्रदेश में आए थे। अब इनका समय पूरा हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में सशक्त शासन, एक सशक्त व्यवस्था के अनुरूप एक बेहतर मुख्यमंत्री नवीन जी सीधे सीधे चुनौती मिल रही है कि आप एक दल की तरह नहीं, एक ट्रस्ट की तरह काम कर रहे हैं, सर्वाधिक आगे लेके जाने वाला है और विकास की जो धारा बढ़ रही है उत्तर प्रदेश ने इसको स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी इसको, इस विकास यात्रा को और आगे लेके जाएगी। कृष्ण मोहन जी, मैं एक बहुत सरल सी बात से आपको आपकी बात को क्लियर कर दूंगा। रोशन लाल वर्मा जी 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर से सांसद रहे हैं। उनकी पुत्र मधु का अवैध निर्माण आपको पिछले 5 साल में नजर नहीं आया। अभी वो समाजवादी है तो आपको नजर आया और आपने तुरंत उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी। मैं वही पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता, विधायक, सांसद हैं, क्या सभी के निर्माण जेन्युइन है? अवैध निर्माण कोई नहीं है? नवीन जी, आपको एक बात बताएं, आप ये बीजेपी से सवाल करने से पहले आप पहले आत्ममंथन खुद करिए। अब आप पूछेंगे आलोक ने ये सवाल क्यों किया? ये इसलिए कि शिवपाल यादव ने खुद कहा कि किस तरीके से वो ट्विटर फॉलो कर रहे हैं बीजेपी का, है ना। और जब अभी विधान परिषद के जब चुनाव हो रहे थे तब देखिए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, दोनों ने इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव देकर के वोट देकर बाहर निकले, दोनों ने कहा सब ठीक नहीं चल रहा, लेकिन शिवपाल यादव ने कहा सब कुछ ठीक चल रहा है और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हूं। तो ये आप लोग अपनी पार्टी की से पहले पूछिए ना, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से। नवीन जी, बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूं साहब। देखिए, ऐसा है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी राजनेता की, किसी भी पॉलिटिशियन की अपनी एक सोच होती है और उनको यदि कुछ समझ में आ रहा होगा, राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, उनको यदि शिवपाल जी को कुछ संभावनाएं लग रही होंगी तो उन्होंने उस तरफ की बात कही है। संभावनाओं का नहीं, जनहित के संवेदनाओं का खेल है राजनीति। अब इस व्यवस्था से बहुत आगे निकल जाइए कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। नहीं साहब, राजनीति जनता के संवेदनाओं का और बेहतर प्रशासन का खेल है। समाजवाद के लिए लगा दिया है, समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहे हैं। अब प्रश्न ये है, जिस तरीके की अफवाहें चल रही हैं कि क्या वो शिवपाल सिंह यादव जी संप्रदायवादी विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी के उसूलों को पकड़ लेंगे, अपना लेंगे? असंभव है ये बात। और मैं पूरे दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि शिवपाल सिंह यादव जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। वो समाजवादी विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। नाराजगी हो सकती है, हर परिवार में होती है। कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं? वो विचारधारा जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा मुझे विचारधारा बीजेपी की पसंद है, मैं राष्ट्रवाद के साथ हूं।
नवीन जी, उन्होंने विचारधारा बीजेपी की पसंद है। कौन सी विचारधारा है? संप्रदायवादी विचारधारा अगर उनको पसंद है, उन्होंने तो ये राष्ट्रवादी हृदय नाम परिवर्तन लिया, हो सकता है। उन्होंने विचारधारा राष्ट्रवादी परिवर्तन नाम इतनी लिया। आसानी से होता नहीं है। नहीं, वो समाजवादी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा संप्रदायवादी विचारधारा है, इसको पूरा देश जानता है। चलिए, आज तक आप लोग बता क्यों नहीं पाए भाई नवीन जी कि आप लोगों की ये भी विचारधारा है? चलिए, मैं मनोज पांडे जी के पास आलोक जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आलोक जी मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं आदरणीय अपने मित्र को कि समाजवाद में और राष्ट्रवाद में 5 अंतर ऐसा बता दे, 5 ऐसा अंतर बता दे जिसको ये पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं। अच्छा, तो फिर आप एक ऑप्शन भी दे दीजिए, तो इस सवाल से इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये समाजवाद के नाम पर इस राष्ट्र को छलने का काम करते हैं, इस प्रदेश को की जनता को छलने का काम करते हैं, और समाजवाद के नाम पर जो ये गुंडाई है, जो नंगा नाच करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ठीक ढंग से जानती है, क्योंकि समाजवाद के नाम पर अपराध, भ्रष्टाचार, दंगा, बलात्कार और हिंसा का जो आप गंदा खेल खेलते हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देख लिया है। और इसीलिए आपका डीएनए, यही तो भारतीय जनता पार्टी करती चली आई है। बार आपको जनता उस स्थान पर कोई नई चीज है ही नहीं है। जहां से जहां दंगे हो रहे हैं आप करवा रहे हैं। दंगे करवाने की भूमिका आपकी है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, चलिए, दंगों का दंश जिसने भी शीला दंगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेल मुलाकातों की बात कर रहे हैं। मैं मनोज पांडे जी, आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी, सबने अपनी अपनी बात की। इस पूरी कवायद के बीच अगर मैं मनोज जी बात करूं तो जनता अपने आप को बड़ी ठग सा महसूस करती है कि जनता के हित को लेकर के कौन बात कर रहा है, कौन है जो आज महंगाई को लेकर के बात कर रहा है, कौन है जो सड़कों पर बेरोजगारों के लिए बात कर रहा है। आलोक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जनता ने बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बड़े राजनीतिक दल को विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए भेजा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, और उत्तर प्रदेश की विशेष करके, और अब तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जब 2024 का चुनाव आएगा तो फिर जनता को कोई और विकल्प तलाशना पड़ जाएगा विपक्ष के लिए, क्योंकि इनमें इतना रार है आपस में, ये रार ही नहीं खत्म होगा। नावेद जी कह रहे थे 6 साल से चल रहा है, आखिर अंतहीन सिलसिला कब तक चलेगा? तो हमें लगता है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आप पार्टी भी धीरे पंजाब में आ गई, धीरे धीरे एक विपक्ष के भूमिका के रूप में उभर रही है। तो हो सकता है कि अगर इस तरीके की रार चलती रही तो इन मतों का बंटवारा, मतों का विभाजन भी होने लगेगा, और आपका भी यहाँ एक प्रादुर्भाव होने लगेगा, आप भी धीरे धीरे यहाँ बढ़ने लगेगी। तो ये अगर समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी पूर्वक, उनके नेता जिम्मेदारी पूर्वक आपस में मिल करके सुलह करके, और राजनीतिक रूप से, अभी नावेद जी बता रहे थे कि वर्चस्व की लड़ाई हो सकता है, पद की, सबसे बड़े पद की, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की भी लड़ाई हो जाए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब 2 बड़े नेता आज बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कई संभावनाओं को तलाशा जाएगा। राजनीति में चीजें एक दिन में समाप्त तो होती नहीं है, बिल्कुल संभावनाएं चलती रहती है, लेकिन एक बात तय है कि अगर ये रार चलती रही और बसपा अब लगभग समापन की तरफ है तो एक तीसरे विपक्ष का भी उदय हो सकता है। बिल्कुल, और कई पार्टियां अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने के लिए आतुर है, वो अपने मॉडल भी पेश कर रही हैं। आप भी धीरे धीरे अब देश में एक विपक्ष की भूमिका में, एक पंजाब में उसकी सरकार हो गई, अगर आप देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, गुजरात में भी आप अच्छा लड़ रही है, हिमाचल में भी उनका चुनाव, ये सत्ता बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, अच्छा लड़ते लड़ते वो एक मुख्य विपक्षी भूमिका में आ जाएंगे। और 24 का चुनाव एक राष्ट्रीय चुनाव होगा। तो अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में यह साबित करने में असफल रही तो जैसे ममता बनर्जी जी हैं, वो उनका एक अपना कद बना हुआ है। बिल्कुल, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक फाइनल कमेंट जयकरण वर्मा जी, कुल मिलाकर के अगर उपचुनाव के नतीजे आए तो जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हताशा रहे, लेकिन अब जो उपचुनाव के नतीजे आए उसमें कांग्रेस ने महाराष्ट्र में भी अच्छा प्रदर्शन किया। ये 2024 को बूस्टअप करने के लिए कितने अच्छे संकेत हैं? अगर ये मेरा बहुत सकारात्मक सवाल जयकरण जी। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी व बसपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, या इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में जो क्षेत्रीय दल है उनकी स्थिति देख लीजिए। मैं खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं, पूर्ण विश्वास है और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस प्रदेश की जनता उत्तर 2024 में कांग्रेस को ही विकल्प मान करके इसको मतदान करने का काम करेगी, क्योंकि पिछड़ों ने समाजवादी के साथ जुड़कर देख लिया,
दलितों ने बसपा के साथ जुड़कर देख लिया, अल्पसंख्यकों ने भी अपनी यथास्थिति क्या है उस पर कोई छुपी खेल नहीं रह गई है। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं, और जनता की जो गतिविधि है, जनता के बीच में जो चर्चा है, इस बार लोकसभा में 2024 में कांग्रेस ही ऐसा दल होगा जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का काम करेगा, उनके सामने एक मजबूत खंभे। कृष्ण मोहन जी, देखिए अब आपके निकटतम प्रतिद्वंदी तैयार हो गए, जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपसे भी, जल्दी से। आलोक जी, इन्होंने कहा कि 20 वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में समाजवादी का साथ दिया, पिछड़ों ने, दलितों ने कांग्रेस बसपा का साथ दिया, परंतु हमारे मित्र भूल गए कि 70 वर्षों से इनका साथ दे रही थी, परंतु क्या मिला उनको? भूखमरी, बदहाली, अव्यवस्था, ऐसे जीवन जो बदहाली का जीवन था। परंतु जब से देश के पिछड़ों ने, दलितों ने, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 7 वर्षों में साथ दिया है, देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज, सर्वाधिक रोड, सर्वाधिक बेहतर व्यवस्था, बेहतर राशन, बेहतर प्रशासन और बेहतर शासन देने का काम किसी ने किया है तो केंद्र की सरकार ने किया है। और मैं अपने मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही, कांग्रेस के मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि एक संभावना के रूप में कांग्रेस उभर रही है, तो ये संभावना 24 में भी रहेगी और 29 में भी रहेगी। चलिए आपकी डिबेट का बस नावेद जी से फाइनल कमेंट ले लूं। कुल मिलाकर के मुलाकात हुई, क्या बात हुई लगातार, अब आगे आप किस तरीके से देख रहे हैं, जल्दी से बस आज की डिबेट का। समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं बिखराव हो सकता है, तो इसलिए कम से कम अखिलेश यादव जी को यह सोचना चाहिए कि बड़ी जिम्मेदारी उनके सिर पे है विपक्ष की, और थोड़ा सा वो अपने एटीट्यूड को छोड़े। जिस तरीके से कल उनकी एक बाइट आई थी पत्रकार के साथ, फिर एक बार उन्होंने मिसबिहेव किया, ये छोड़ के और थोड़ा सा मुलायम सिंह यादव जी की तरह संयम बरते और स्थितियों परिस्थितियों को देखकर फैसला करें, क्योंकि अगर वो टूट गए तो दुर्भाग्य होगा उत्तर प्रदेश का, 5 साल तक विपक्ष ही नहीं होगा, टुकड़े टुकड़े पड़े होंगे, कोई भी सवाल उठाने वाला नहीं। चलिए नवीन जी, अब आप ये बात आला कमान तक पहुंचा दीजिएगा, पार्टी में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन पांडे जी, नवीन जी, जयकरण जी, नावेद शिकोह जी, मनोज पांडे जी और बसंत भी हमारे साथ जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवपाल यादव को लेकर के जिस तरीके से तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरीके से एक सुझाव आया कि कहीं ना कहीं अब एक परिवर्तन की जरूरत है, नहीं तो एक बड़ा संकट कहीं ना कहीं आ सकता है। तो सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, आज है विश्व पृथ्वी दिवस। तो आज के दिन जिस तरीके से हम अपने पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अपनी तरफ से जो भी एक संकल्प लें, जरूर लें, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। सोचना हम सबको है, विचार हम सबको करना है। नमस्कार।